लाल किले से मोदी जी का ये 11वां भाषण था और इसमें नया बहुत कुछ था। सबसे नई बात अगर मुझे इसमें से हेडलाइन ढूंढनी हो, क्योंकि भाषण में उन्होंने जिक्र किया कि डिज़ाइन इन इंडिया उनका एक नया प्रोजेक्ट होने जा रहा है, तो मैं इसको हेडलाइन दूंगा कि मोदी जी का नया डिज़ाइन उनके तीसरे टर्म में क्या होने जा रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि रिफॉर्म का एजेंडा पिंक पेपर की हेडलाइन के आगे जाने वाला है, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि बड़ा ग्रोथ दे और बहुत सारे जॉब क्रिएट करे। इसके लिए उन्होंने जितने बड़े सेक्टर हैं जिस पे प्रायोरिटी रहने वाली है गिना दिया है। मैन्युफैक्चरिंग, एफडीआई, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर का नया नेक्स्ट लेवल का एक्सपांशन, इस पर उन्होंने बहुत फोकस किया है। साथ ही उन्होंने स्किल, एजुकेशन और हेल्थ पर भी फोकस किया है और ये कहा है कि हमारे लोग बाहर पढ़ने क्यों जाएं, यहीं पर उनके लिए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे और 75,000 सीटों की कैपेसिटी पर वो काम शुरू कर रहे हैं। मोदी जी का आज का जो स्पीच है उसको यूं समझिए कि उनको पता है कि थर्ड टर्म में डिलीवरी के चैलेंजेस बड़े भारी हैं और इसके लिए विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। तो गवर्नेंस की कैपेसिटी, सोशल कैपेसिटी और स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने बात कही है। चूंकि वो कोलिशन सरकार चला रहे हैं तो सारे स्टेट गवर्नमेंट से, अपोजिशन रूल्ड स्टेट से वो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ ही प्रोजेक्ट लगेगा। कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर जो आज मेरे से मिलने आ रहा है, बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, वो इंडिया में अगर निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो आप ही के स्टेट में करेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप रिफॉर्म कर रहे हैं? क्या लोकल शहरों के लेवल पर कानून बदल रहे हैं? इसीलिए उन्होंने रिफॉर्म को एक नया डायमेंशन दिया है कि गवर्नेंस की 3 लाख यूनिट्स हैं इंडिया में और अगर वो 2-2 रिफॉर्म भी करें तो 10-20 लाख रिफॉर्म तो ऐसे ही हो जाएंगे जो ईज ऑफ लिविंग को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि बच्चे हमारे बाहर पढ़ने न जाएं, दूसरी तरफ ये भी कहा कि ग्लोबल जॉब मार्केट में भारत जॉब एम्प्लॉयज़ का सबसे बड़ा सप्लायर बनने जा रहा है, तो वो भी हमारे लिए ग्रोथ के एक नए डायमेंशन को सामने लेकर के आएगा। उनका भाषण पॉलिटिकल लेवल पर अगर देखें तो कंसेंसस बिल्डिंग के साथ इंक्लूसिविटी की उनको पूरी अवेयरनेस है, लेकिन एक जो कोर एजेंडा है बीजेपी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको उन्होंने एक नए फ्रेज के साथ ट्विस्ट दिया है जो कि शायद लोगों को पैलेटेबल बनाने में बहुत मदद करेगा। और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहसें कर ली, बहुत सारे डायरेक्टिव आ गए, लेकिन सेक्युलर सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए? भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, सिविल कानून क्यों नहीं होने चाहिए? इसीलिए इस पर लगता है कि काफ़ी डेवलपमेंट होने जा रहे हैं। बांग्लादेश के इंसिडेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा है कि बाहर और अंदर के कई चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए इंडिया हमेशा की तरह से पूरी तरह से तैयार है। एक बात उन्होंने और कही है, वो है वीमेन सेफ्टी के बारे में। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है कोलकाता का, उसको लेकर के जाहिर है कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा एजिटेशन और एंगर है, तो उन्होंने इस पर फोकस किया है कि पनिशमेंट को जब तक फास्ट ट्रैक नहीं करेंगे और उसको एम्पलीफाई नहीं करेंगे तब तक लोगों में डर नहीं बैठेगा। मुझे लगता है कि वीमेन एंगर और यूथ एम्प्लॉयमेंट, ये 2 चीज़ें, वीमेन सेफ्टी और यूथ एम्प्लॉयमेंट, उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं और इस पर भी आप आने वाले दिनों में बहुत स्पेसिफिक ऐसे एक्शन देख सकते हैं जो लोगों को ये कन्विंस कर सके कि भारत में अब गवर्नेंस एक बहुत सीरियस बिजनेस होने के लिए जा रहा है। एक बात उन्होंने और कही है, हिंदुस्तान की तरक्की से जलने वाले निगेटिव एडवर्सरियल फोर्सेस इंडिया में भी हैं और बाहर भी हैं। इन लोगों से निपटना हमको अच्छी तरह से आता है और जाते जाते जो उनकी आदत है पॉलिटिक्स में एक इंटरटेनमेंट, इंगेजमेंट और टीजर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, वो भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ और कास्टिज्म, जातिवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और उन्होंने कहा एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं कि जिनके परिवारों की कोई भी किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे परिवारों के 1 लाख नौजवान तैयार किए जाएं और सिर्फ एक पार्टी क्यों, सारी पार्टियां उनको अपने में शामिल करें। तो जो इस वक्त अपोजिशन में कांग्रेस एक खास तरह की पॉलिटिक्स और नैरेटिव को इम्पोज करने की कोशिश कर रही है, मोदी उसको चैलेंज कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उससे वो पूरी मुस्तैदी से लड़ने जा रहे हैं। तो जिन लोगों के मन में, इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्टोरल मैंडेट के बाद कोलिशन
एनडीए कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान ये अंदाज कर रहे थे या अंदाज लेना चाह रहे थे कि मोदी 3.0 में फुल फ्लेजेड मोदी का अवतार नया वाला वो कैसा देखने वाले हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विंटेज मोदी इज़ बैक विथ विगर. He is very focused this time because he knows that this is third term and he has to deliver on the growth promise and employment promise. Without that, you cannot imagine a Viksit Bharat and a Swarnim Bharat. उन्होंने जो दो वर्ड यूज़ किए हैं विकसित भारत और स्वर्णिम भारत 2047 तक, ये एक स्पेसिफिक प्लान के साथ वो इंडिया को कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह रहे हैं कि एक साथ मिल करके काम कीजिए, क्योंकि तभी हम एक प्रॉस्परस इंडिया बना पाएंगे, क्योंकि ये इंडिया की सेंचुरी है और इस इंडिया की सेंचुरी का मौका हम गंवा न दें, इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है. तो एक नया एम्बिशन, लोगों को एनर्जाइज करना, लोगों को अपने पीछे रैली करना, एकजुट करना, इस स्पीच का एक बड़ा मकसद था, जो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि ये वो सारे मुद्दे हैं जिस पर भारत बेचैन है, कंसेंसस के साथ तेज़ी से काम करना चाहता है. तो इंक्रीमेंटलिज्म के बजाय एक बहुत बड़ी छलांग, इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने भाषण में कम से कम 3 बार किया कि एक बहुत बड़ी छलांग की जर्नी के लिए आप मेरे साथ तैयार हो जाइए.